दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, एक न्यू वीडियो है करंट अफेयर्स क्लासेस का, जिसमें अपन करंट अफेयर्स और कुछ जीके से जुड़े हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? गाइस बताइए, जो पुष्कर कुंभ मेला है इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया है? ठीक है, आप ऑप्शन देख के इसका आयोजन अजमेर आंसर लगा सकते हैं, लेकिन गलत है। पुष्कर कुंभ है उसका आयोजन है वो चमोली में किया गया है। ठीक है, पुष्कर मेला है गाइस, वो लगता है अपने अजमेर में। अजमेर में अपना जो राजस्थान है वहां पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला है वो आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला। एक पुष्कर कुंभ है वो चमोली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे ऊंचे रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? तो गाइस हाल ही में इंडिया है, भारत है। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेजोल्यूशन वाले जो मौसम पूर्व मूल्यांकन प्रणाली है, सिस्टम है, उसे लॉन्च किया। तो इसका आंसर होगा डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई अर्थात डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो प्राप्त हुआ है? तो गाइस भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सेकंड नंबर पर विनिर्माण क्षेत्र है। थर्ड नंबर पर बताइए आप मुझे कमेंट में। अपन यहाँ पर देखेंगे एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। तो एफडीआई है वो देश के जो बाहर के जो व्यवसाय हैं उनमें जो दीर्घकालिक निवेश है उसके लिए होता है। ठीक है, मतलब जैसे भारत में मान लो ए नामक कंपनी है और कोई विदेशी व्यक्ति है, बी देश का कोई व्यक्ति है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ए नामक कंपनी में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एफडीआई होता है। गाइस इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रबंधन नियंत्रण और परिसंपत्तियों का स्वामित्व शामिल होता है। 10% का निवेश है वो आरबीआई और सेबी द्वारा एफपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इससे अधिक का जो इन्वेस्टमेंट होता है गाइस वो एफडीआई होता है। एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, एक एफपीआई होता है। ठीक है, तो 10% से नीचे जो भी भारत के बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो एफपीआई होती है। 10% के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो एफडीआई होती है। ये किसने कहा, आरबीआई ने और सेबी ने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, कुछ कारणों से एफडीआई की जो प्रवाह है, जो बाहर से जो आता है उसमें कमी भी आती है, जिसका कारण क्या है, विकसित देशों में उच्च ब्याज दरें। ठीक है, जब विकसित देशों में, डेवलपिंग कंट्री में ब्याज दरें उच्च हो जाती है तो एफडीआई में गिरावट आती है। साथ ही शेयर मार्केट है उसमें बड़ा, उसमें जो तेजी से बढ़ता है तो भारत की जो आकर्षक है वो विकास है वो बढ़ जाता है। मतलब शेयर मार्केट में जब बढ़ोतरी होती है तो भारत की तरफ जो एफडीआई आने वाली होती है वो कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एफडीआई किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश होता है। ठीक है, क्या है एफडीआई, किसी एक देश का फर्म, जैसे भारत की कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा दूसरे देश में स्थित कोई व्यवसायिक गतिविधियां हैं, वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो भी पैसे वगैरह लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। एफडीआई किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीद की सुविधा है वो भी गाइस प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, निवेशक कई तरह से एफडीआई का लाभ उठा सकते हैं। दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की वो स्थापना करके एफडीआई का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मानो ए नामक कंपनी है वो अपनी छोटी छोटी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती है। अमेरिका की ए नामक कंपनी है वो भारत में अपनी सहायक कंपनियां स्थापित करके एफडीआई है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा किसी मौजूदा कंपनी या फिर कोई विदेशी कंपनी है उसका अधिग्रहण कर लेना, या फिर किसी अन्य कंपनी में उसका मर्ज कर देना, विलय कर देना, या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी के कुछ सामान्य तरीके, मतलब दो कंपनियों के द्वारा कुछ साझेदारी के साथ नया इन्वेस्टमेंट करना एफडीआई के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, एफडीआई भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख गैर ऋण वित्तीय साधन भी रहा है। ठीक है, यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है, एफपीआई। ठीक है, इससे अलग होता है जहां पर विदेशी संस्था केवल कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है। ठीक है,
एफपीआई निवेशक को व्यवसाय द्वारा नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना गाइस। इसके अलावा एफडीआई के कुछ घटक के बारे में देखें तो एफडीआई होता है वो एक इक्विटी कैपिटल होता है। यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम और शेयरों की खरीद से रिलेटेड होता है। वही पुनर्निवेश आय के बारे में बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों की कमाई का वह हिस्सा शामिल होता है जिसे किसी कंपनी के सहयोगियों द्वारा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है या फिर कमाई प्रत्यक्ष निवेशक को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है गाइस, सहयोगियों द्वारा इस तरह के लाभ को पुनर्निवेश कहा जाता है। इसके अलावा इंट्रा कंपनी ऋण है, इसमें जो प्रत्यक्ष निवेशक है या कोई उद्यम है और संबंध उद्यमों के बीच में अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए उधार और निधियों का वो जो भी फंड वगैरह होता है उसका उधार है वो शामिल होता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं एफडीआई से संबंधित मार्ग। आखिरकार भारत में एफडीआई कहाँ कहाँ से आता है। भारत में गाइस एफडीआई है वो दो मार्गों से आता है, एक तो सरकारी मार्ग से, एक स्वचालित मार्ग से। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं स्वचालित मार्ग से भारत में एफडीआई किस तरीके से आता है। दोस्तों, इसमें विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब मान लो एनावा कोई कंपनी है वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो इसके लिए भारत सरकार या फिर आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो एफडीआई होती है वो स्वचालित मार्ग से आती है। भारत की जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होती है इसके लिए। ठीक है, इसमें जो स्वचालित मार्ग से जो एफडीआई आती है वो 100% बाहर से आ सकती है। ठीक है, दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी निवेश के अलावा रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रह, निजी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक उड्डयन, खनन जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें आप इन्वेस्टमेंट करना कोई चाहता है तो जो अपनी होम मिनिस्ट्री है वहां से मंजूरी लेना आवश्यक है। ठीक है, वहीं कुछ एफडीआई है वो सरकारी मार्ग से आती है। इसमें क्या होता है, विदेशी संस्था को सरकार होती है उससे अनुमति लेने की जरूरत होती है आरबीआई से। ठीक है, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल है वो अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदन की एकल खिड़की की निकास की सुविधा है वो प्रदान करता है। दोस्तों, यह उद्योग और आंतरिक जो व्यापार संवर्धन विभाग है डीपीआईआईटी, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, इसके द्वारा चालित ये पोर्टल है विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल। ठीक है गाइस, अब अपन देख लेते हैं भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आती है। गाइस पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में, तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आती है मॉरिशस से, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है, थर्ड नंबर पर अमेरिका, फोर्थ नंबर पर न्यूजीलैंड और 5 नंबर पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। में सर्वाधिक एफडीआई का कौन से क्षेत्र में आती है? ये आती है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है इनमें आती है। फिर सर्विस सेक्टर में आती है, ऑटोमोबाइल उद्योग में, ट्रेडिंग में और जो अपनी विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गतिविधियां हैं वहां पर एफडीआई मुख्य रूप से आती है। सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य की बात करें इंडिया में तो सबसे ज्यादा एफडीआई आती है गाइस वो अपने कर्नाटक में आती है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में, फिर आती है महाराष्ट्र में, फिर आती है गाइस दिल्ली में, फिर तमिलनाडु और फिर हरियाणा। इनमें सबसे ज्यादा एफडीआई आती है इंडिया में। ठीक है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एफडीआई से प्रतिबंधित क्षेत्र कौन से और कौन से क्षेत्र है जहां पर 100% एफडीआई की अनुमति है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन दे देते हैं कि कौन से क्षेत्र से भारत में एफडीआई आना अलाउ है। तो जैसे सिगार और तंबाकू का विनिर्माण दे दे तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ से एफडीआई प्रतिबंधित नहीं आ सकती। ठीक है, और तो आप ये देख सकते हैं, आपको प्रतिबंधित क्षेत्र ध्यान रखना है जैसे कि खुदरा व्यापार हो गया, ऑनलाइन हेयरिंग हो गई, चीफ फंड हो गया, निधि कंपनी हो गई, परमाणु ऊर्जा, किसानों की जो लॉटरी जुआ सट्टेबाजी होती है, कृषि बागान, रियल एस्टेट जो फार्म हाउस निर्माण है उनमें बाहर से एफडीआई नहीं आ सकती। और ये जो नीचे बहुत कुछ दे रखा है इनमें बाहर से 100% एफडीआई है वो अलाउ है। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की एफडीआई के बारे में। अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो गैस हाल ही में जो तुर्की है उसके साथ भारत सरकार ने इंडिगो का जो एयरलाइंस एयरक्राफ्ट है इसकी लीज को समाप्त करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अपना अंतिम क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कहा 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। गाइस जो मेहरौली है, मेहरौली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने 16वीं बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो अपनी कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अर्थात जो अपनी संस्कृति मिनिस्ट्री है इसके अंदर आने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत की जो पुरातात्विक क्षेत्र है वहां पर अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन के रूप में यह काम करती है। ये राष्ट्रीय महत्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, अवशेषों का प्रबंधन भी करती है। ठीक है गाइस, इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों का खोज करना, उनका उत्खनन करना, साथ ही संरक्षित स्मारकों का संरक्षण करना, उसका रखरखाव करना आदि इसकी गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना है गाइस वो 1861 में की गई थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। इसके पहले महानिदेशक है वो एलेक्जेंडर कनिंघम है, ध्यान रखना एलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये अपने चर्चा की आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक नए क्वेश्चनों के साथ। अभी के लिए थैंक यू।